स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, बट हम इसके अंदर एक पार्ट है जो कि 90% मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही है। ठीक है, उसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। शॉर्ट में INM बोलते हैं इसको, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जैसे हमने बोला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उसका मतलब ये है कि ये रीसेंट है, राइट। मॉडर्न का मतलब रीसेंट। हिस्ट्री बेसिकली 3 में डिवाइडेड होती है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हो गई बहुत पुरानी, जब इंसान जो था उसको अर्ली मैन भी बोलते थे, है ना, सुना ना अर्ली मैन। जब वो पत्थर के, आयरन के औजार वगैरह यूज़ करके शिकार करता था, और शिकार करके फिर वो व्हील बनाया उसने, पहिया आगे पीछे फास्ट ट्रैवल करने के लिए, फायर बनाई, ये सारा एंशिएंट में आ जाता है। ठीक, अभी रुको, क्या ना क्लास 5 बजे, चलो रुक जाओ, कर लो। ओके, सो हम देख रहे थे कि एंशिएंट में क्या होता है। तो इंडिया के अंदर अगर हम, क्योंकि हमने इंडियन पढ़नी है, ठीक है, इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन है जिसका नाम है इंदस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने एंशिएंट में पढ़नी भी है। ठीक है, उसके अलावा वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज, कमिंग ऑफ आर्यंस, ये सारा कुछ एंशिएंट में आएगा। मिडाइवल के अंदर दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ी होगी, जिसमें कुतुब मीनार किसने बनाया, ये सब। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये मिडाइवल में आ जाएगा। और मॉडर्न में, मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगी कमिंग ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस मीन्स जो यूरोप से लोग आए इंडिया में, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, जिसमें के मोर इम्पॉर्टेंटली डच, जो हॉलैंड से आए थे, देन डेनिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड इंग्लिश। इंग्लिश जो थे ये सबसे लास्ट में आए, बट इंग्लिश जो थे वो सबसे लास्ट में आए, बट अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर उन्होंने ही रूल किया। ठीक है, तो ये हमने देखना है मॉडर्न में। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात ये है कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है उसको ज़्यादा जो लगाव है वो कमिंग ऑफ यूरोपियन से नहीं है। मीन्स के एग्जामिनेशन में वो क्या डालते हैं, वो कमिंग ऑफ यूरोपियन से उनको नहीं ज़्यादा है, डालते तो हैं बट ज़्यादा उनको इंडियन नेशनल मूवमेंट से है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हर एक ब्यूरोक्रेट को, हर एक ऑफिसर को अपनी फ्रीडम स्ट्रगल, हमें फ्रीडम कैसे मिला उसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में यूरोपियन पहला कौन सा आया, कौन सा बाद में आया, वो ना भी पता हो तो चलेगा, बट फ्रीडम स्ट्रगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन जो है थोड़े से ज़्यादा आपको मिलेंगे एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ हिस्ट्री। हालांकि रेस्ट ऑफ हिस्ट्री भी आएगी, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन प्री में भी ज़्यादा मिलेंगे, मेंस में भी ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो
मॉडर्न इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम। दो तीन चीज़ें इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूं, दो तीन चीज़ें मैं पहले क्लियर कर दूं इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज ये आगे जाके हमें तंग करेंगी। नंबर 1, प्रिंसली स्टेट्स क्या थी और ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या थे, ये जानना बड़ा जरूरी है। प्रिंसली स्टेट्स क्या थी और ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या थे। बेसिकली देयर वर हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया व्हेन यूरोपियंस केम टू इंडिया। दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। प्रिंसली स्टेट्स किसी ने बनाई, अंग्रेजों ने नहीं बनाई, ये पहले से ही थी, मुगल्स के टाइम से ही थी, राइट। तो जो है क्या बोलते हैं इसको, वो भी रह के नहीं रिकॉर्ड हो रहा, मैं क्या ऐसे ही लगा के रखूंगी। तो प्रिंसली स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर ही आपको बड़ी सारी, जैसे पटियाला वाज अ प्रिंसली स्टेट, फरीदकोट वाज अ प्रिंसली स्टेट, कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद वाज अ प्रिंसली स्टेट, बहुत हंड्रेड्स, 500 से भी ज़्यादा। ये छोटी छोटी सिटीज़ थे, कहते तो स्टेट्स हैं लेकिन है ये छोटे छोटे सिटीज़ थे। जैसे पटियाला कितना ही बड़ा है, स्टेट है, लेकिन वो स्टेट थी। कश्मीर जो था वो भी एक स्टेट थी, पूरी स्टेट, ठीक है। ऐसे ही हैदराबाद, ठीक है। तो ये छोटी छोटी स्टेट्स थी, हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स थी। बट इसके अलावा एक ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थे, जैसे बॉम्बे। ये एक स्टेट नहीं थी, ये प्रोविंस था बहुत बड़ा। बॉम्बे के अंदर अगर आप देखो तो आज तो ये एक सिटी है जिसको हम मुंबई बोलते हैं, लेकिन पहले का जो बॉम्बे था उसके अंदर कितनी स्टेट्स थी जो आज की हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, ये पूरी 2 स्टेट्स जहाँ से मोदी आया, गुजरात से और महाराष्ट्र, इतनी बड़ी स्टेट है। आज भी ये चौथे 5वें नंबर पे है महाराष्ट्र, है ना। फर्स्ट आई थिंक मध्य प्रदेश है। ये आप एक जीके की बुक भी ले लो, अरिहंत वगैरह कोई बुक ले लो, नहीं तो हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें शॉर्टकट मिल जाएगा जीके की बुक्स में। उसमें आप लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट 5 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, लिटरेसी रेट हाईएस्ट कौन सी 5 स्टेट्स में है, लोएस्ट कौन सी। तो एक छोटी एक जीके की बुक में आपको ये सारी डाटा मिल जाएगा। ये डाटा आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये अब मैं नहीं सिखाऊंगा कि एक बच्चों लिखो फर्स्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश, है ना। अच्छा, ऐसे ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पहले 5 या पहले 3 भी कर लो, चलो पहले 5 कर लो, ज़्यादा अच्छा है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। अब मैं लार्जेस्ट अगर मैं देखूं तो फर्स्ट नंबर पे रशिया है, सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड नंबर पे यूएसए है एरिया वाइज। इंडिया आता है 7th नंबर पर, ठीक है। ये आपको भी पता होना चाहिए। ये आप घर में जब फ्री टाइम होता है जीके की बुक खोलो, उसको पढ़ते रहो, या कहीं बस में आगे पीछे जाते हो उसको खोलो, पढ़ते रहो। ये आईएएस ऑफिसर्स की निशानी होती है, वो पढ़ते रहते हैं हमेशा, दे आर एविड रीडर्स। अब वो जब दिल्ली में अब जब जाओगे तो मेट्रो में तो बड़े सारे लोग जो है वो पढ़ने वाले होते हैं, वो आपको वो गप्पे लगाते नहीं दिखेंगे, वो फ़ोन करते नहीं दिखेंगे, वो आपको पढ़ते देखेंगे। तभी दिल्ली वाले आ गए हैं, बिहार वाले आ गए हैं, ठीक है। और दिल्ली में बाहर के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो पढ़ते रहते हैं। अल्टीमेटली जब आईएएस बन जाते हैं ना, उनकी तब भी हैबिट रहती है पढ़ने की, ठीक है। मेरे एक दूर के फ्रेंड थे, वो डीसी थे, रोहित कंसल, जेएंडके के ही हैं, अभी जेएंडके में आ गए हैं आईएएस ऑफिसर। तो वो क्या करते थे, जब उन्होंने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो गेस्ट लेक्चर्स लेते थे, आईएएस भी थे। और अब वो उनका घर था कोई 6-7-10 किलोमीटर दूर। तो वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जब आते थे ना गाड़ी में, तो रास्ते में मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आते थे, वापस भी जा। क्यों? उनको अब कोई एग्ज़ाम थोड़ी देना है, बट क्यों, शौक, आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है ना, आ जाओ, तो हैबिट पड़ गई है उनको पढ़ने की। तो ये हैबिट आपने डेवलप कर ली। हैबिट, अब चाहे आप इंफॉर्मेटिव चीज़ें पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि आपकी इंग्लिश नॉवल पढ़ने से भी इम्प्रूव हो सकती है, तो 2-4 नॉवेल्स भी अगर आप पढ़ लो, नॉवेल्स तो
जैसे चेतन भगत की 3 इडियट्स पढ़ लो, इस तरह की नॉवेल्स पढ़ लो, उससे आपका ना रीडिंग एबिलिटी बड़ी फास्ट हो जाएगी, परसेप्शन एबिलिटी बड़ी फास्ट हो जाएगी, किस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, जब आप नॉवल एक ख़त्म करोगे ना, फिर देखना आपकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, तब आप न्यूज़पेपर ऐसे फटाक से पढ़ लोगे। तो ज़रूरी नहीं कि न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर कभी कभी 1 महीना पढ़ोगे बोरिंग लगने लगेगा। तो हमारा माइंड ऐसा है कि इसको एंटरटेन भी करना ज़रूरी है। क्या बोलते हैं वो, अगर हम पूरा दिन काम करेंगे तो वी विल बिकम अ डल बॉय, क्या कुछ इंग्लिश में है ना कुछ, सो मच वर्क मेक्स जैक अ डल बॉय। तो हमने डल बॉय नहीं बनना है, हमने अपने माइंड को एंटरटेन भी करना है, चाहे मूवी से करें, चाहे नावल पढ़ के करें, या घूम के करें। तो उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तब ज़्यादा रिजुवनेट, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, बिकॉज जो माइंड है हमारा वो एक चीज़ के ऊपर काम कर करके थक जाता है, तो फिर वो एक टाइम आता है जब वो उसको और नहीं ले पाता है। इसलिए हमने अपने माइंड को दूसरी जगह में भी लगाना है, ताकि हमारा माइंड वापस पढ़ाई पे आके फ्रेश एक नया स्टार्ट कर सके। ठीक है, बट ये है कि दूसरी जगह पे लगाना तो है, बट ये नहीं कि पूरा ही लगा देना है ताकि पढ़ाई में वापस ही नहीं आ पाए तो हमने थोड़ा लगाना है। ठीक है, तो जैसे हमने 3 घंटे पढ़ा, तो 10 मिनट का हमने टाइम रख देना कि अब हमने एंटरटेन होना। उसके बाद चाहे व्हाट्सएप खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, सिर्फ 10 मिनट, फिर वापस पढ़ाई में आ जाओ, या 15 मिनट। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि प्रिंसली स्टेट्स थी और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे। तो देखो, प्रिंसली स्टेट्स मैंने सुनाई, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास। आज का जो मद्रास है वो तो सिटी है जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, लेकिन तब का मद्रास जो था उसके अंदर पूरी साउथ इंडिया थी। वो नीचे देखो मैप पे, पूरी साउथ इंडिया, इसके अंदर तमिलनाडु स्टेट, केरला स्टेट, साउथ की एक और स्टेट है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट मिला के एक मद्रास बनता था। तो मेरे कहने का यहां पर यह मतलब है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो इंडिया के अंदर अंग्रेजों से आने से पहले ही देयर वर ऑलरेडी so many, there were hundreds of princely states. दूसरा, there were British provinces, बॉम्बे, मद्रास एक्सेट्रा। ठीक है, एक बंगाल भी था। ये जो बंगाल था, ये आज का बंगाल तो सिर्फ आधा है, जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। ये जो बंगाल था, इसमें ईस्ट बंगाल भी था, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। तो आज का वेस्ट बंगाल ही बहुत बड़ा है सॉरी, उस टाइम ये बांग्लादेश भी मिलाकर था। ठीक है, तो ये हमारे, ये क्या हो गई, ये 3 हो गई हमारी प्रोविंसेस, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ये प्रोविंसेस हो गई। ये बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े, एक कंट्री के जितने थे। इनके अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी थी, जो कि छोटे छोटे शहर थे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, अपना पटियाला। ठीक है, ये छोटे छोटे सिटी थे, ये जो कि 500 से भी ज़्यादा थे। आप लेट आए हो, मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा 2-3 चीज़ें मैंने क्लियर कर दूं कि एक तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी प्रिंसली स्टेट्स, जो कि छोटे छोटे शहर थे और हंड्रेड्स में थे, 500 से ज़्यादा थे। और दूसरे एग्जिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश तो नहीं कहेंगे, प्रोविंसेस बोलेंगे। जैसे बॉम्बे बहुत बड़ा था, जिसमें आज के बॉम्बे में गुजरात, महाराष्ट्र आ जाता है। गुजरात पता है ना, जहाँ से मोदी आया, और महाराष्ट्र पता है जहाँ पे अभी वो सारा हल्ला चल रहा है, वो अर्नब गोस्वामी का। तो गुजरात और महाराष्ट्र मिला के एक बॉम्बे बनता था। आज तो बॉम्बे सिर्फ एक सिटी रह गया है, उस टाइम पूरी स्टेट। तो मद्रास पूरा मैंने समझा दिया, पूरा साउथ इंडिया था, बंगाल अपना ईस्ट, अपना वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। ठीक, अब ये मैंने, आप बोलोगे सर इसको क्या फायदा समझने का? बहुत बड़ा फायदा है इसको समझने का। वो ये, जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, उनके सामने ये
टेरिटरी थी रूल करने के लिए। तो उन्होंने एक एक स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को हथियाना स्टार्ट किया, हथियाना स्टार्ट किया कि ये हमारी, यहाँ अटैक करो, ये भी हमारी। एक रूल निकाला कि जिसके घर में, जिस राजा के घर में, क्योंकि हम प्रिंसली स्टेट्स के राजा होते थे, उन्होंने रूल निकाला कि जिसके घर में बेटा नहीं होगा वो हमारी स्टेट हो जाएगी। रानी झांसी का आपने पता ही है, उसके घर बेटा नहीं था तो वो उन्होंने झांसी पे अटैक। सिमिलरली बाकी स्टेट्स के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया, लेकिन जब ये अटैक करते थे तो वहां की आर्मी होती थी स्टेट्स की, जो ऐसे तो थे नहीं, जब राजा है तो आर्मी भी थी, वो लड़ते थे। अब जो अकेले नहीं लड़ते थे, वो और भी स्टेट्स को साथ लेके लड़ते थे, क्योंकि सारी स्टेट्स की एक ही प्रॉब्लम थी, उनको लग रहा था कि अंग्रेज हमें किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सारी स्टेट्स इकट्ठी हो जाती थी, क्योंकि राजा को अपना राज जाने का खतरा था, सारे राजाओं को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मिल जाते थे और ब्रिटिश से फाइट करते थे। अब इतना विद्रोह होने लगा ब्रिटिशर्स का कि उन्होंने ये सिस्टम बंद कर दिया। एक टाइम पर आके लॉर्ड डलहौजी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। लॉर्ड डलहौजी ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था, उसने बंद कर दिया। डर गए, आप कह लो डर गए, या उनकी पॉलिसी ही चेंज हो गई। पॉलिसी चेंज क्या की, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, कितनी स्टेट्स जीतेंगे, ये तो 500 से भी ज़्यादा है, एक काम करते हैं, इनकी राजा से हाथ मिला लेते हैं, उनको बोलेंगे राजा तो हम रहेंगे, यानी कि अंग्रेज रहेंगे, तो आप भी रहोगे, आप अपनी स्टेट के राजा रहोगे, लेकिन करोगे वो जो हम आपको बोलेंगे, यानी कि अंग्रेज जो बोलेंगे राजा को वो करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात? यानी अंग्रेजों ने ये बोला राजा को कि हम आपसे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इंडिया में तो हम रूल करने वाले हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप हमसे हाथ मिला लो, करना आपको वो पड़ेगा जो हम बोलेंगे। राजा मान गए, क्योंकि राजा क्यों मान गए बताओ, क्यों माने राजा? हजूर क्यों माने राजा? एक सिंपल आंसर। हाँ, सोल्जर्स क्या हो रहे थे? ओके, यस, बिल्कुल ठीक। आप बताओ, एक कॉमन सेंस की बात है। क्या होगा? रिसोर्सेज ले सकेंगे इंडिया के। ओके, आप बताइए। मैं बता दूं, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह था कि राजा का अपना राज बच जाएगा, कि मैं राजा हूं, मैंने अगर हाथ मिला लिया अंग्रेज से, तो यार अंग्रेजों ने तो मेरे को बोला कि तू राजा ही रहेगा, तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मैं राजा से हटूंगा नहीं, मैं राजा ही रहूंगा। ये राजा के लिए बहुत बड़ी बात है ना? अदरवाइज में अब जो राजा रह गया हो ना, वो छोटा नहीं बन सकता कभी लाइक। तो उसको राजा, उसने अंग्रेजों ने गारंटी दे दी कि तू ही रहेगा भैया, लेकिन करना तुझे वो पड़ेगा जो हम बोलेंगे। मान गए सारे राजा, कहते हमारी तो ऐश हो गई, हम ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं करते रहेंगे, हमें क्या जा रहा है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं था, लोगों में नहीं था। लोगों का क्या होगा, उनको अपने राज का इंटरेस्ट था। ठीक है ना? जो भी रूलर बनता है, हम लोगों में से भी कोई बनेगा, हमें सेल्फिशनेस आ जाएगी, क्योंकि राजा को बड़ी सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि आम आदमी को नहीं होती। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे लिए अच्छा है। एक इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया 15 साल पहले, आई थिंक 2001 में, तो उसने क्या किया, वहाँ पे जब अटैक को कर दिया, तो फिर अफगानिस्तान ऐसा रीजन है कि वहाँ पे आज तक कोई जीत नहीं पाया, अमेरिका भी नहीं, हार गया वहाँ से, ऐसा रीजन है। इसके ऊपर बड़ी सारी मूवीज भी बनी है, रैम्बो, जॉन रैम्बो वगैरह की, अगर तीनों पार्ट देखो, उसमें से एक पार्ट जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर है, और उसने भी, रैम्बो ने भी बोला दे अफगानीज आर वेरी ब्रेव पीपल, ठीक है वो। तो अमेरिका ने जब अटैक किया, तो फिर उसने अल्टीमेटली, अब अमेरिकन फोर्सेस जब अटैक करती हैं तो वहाँ के राजा को हटा देती हैं, जैसे सद्दाम हुसैन के साथ किया इराक में, इन्होंने वहाँ के राजा को हटा दिया और उसको मार भी दिया। लेकिन अफगानिस्तान में जब इन्होंने अटैक किया, तो अफगानिस्तान उसका एक रीज़न है कि अफगानिस्तान इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है अपनी लड़ाइयों में। एक तो उसका जो टेरेन है ना, पूरा हिली एरिया है, वो मिलिटेंट्स जो है वो वहाँ के लोकल लोग ही हैं, और हर कोई है, या तो कुछ चुनिंदा हो,
छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे AK-47 लेकर घूमते हैं, आप किस किस को मारोगे? छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी ना मारोगे। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे, हम यहाँ पे बच्चों को बोलते हैं नकली गन लेके देते हैं, वो असली गन लेके घूमते हैं, और वो ब्रेव भी है। रेस ही वो ब्रेव है। पठान की जो रेस है ना, रेस होती है ना, वही। जैसे इंडिया में राजपूत ब्रेव है, सिख माने जाते हैं ब्रेव, ऐसे वो पठान भी ब्रेव है, रेस है। अब इंडिया में गुजराती डरपोक है, ये रेस है, वो बिजनेस के लिए बने हैं, वो लड़ नहीं सकते। गुजराती अब कोई भी आर्मी में नहीं जाता है, अफगान आर्मी में जाएगा, सिख आर्मी में जाएगा, राजपूत आर्मी में जाएगा, लेकिन गुजराती नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनका मन ही नहीं करता है, अंदर से ही आवाज़ आती। तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पे अटैक किया तो उसने एक वहाँ पर, जब कितनी देर अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे स्टेशन रहेंगी? हमेशा तो नहीं रह सकती ना। अमेरिकन फोर्सेस भी तंग आ जाती हैं कि हमें यहाँ कहाँ अमेरिका से, सिटी से उठा के फैमिली से दूर यहाँ पहाड़ों में रख दिया, वो भी विद्रोह कर सकती हैं। इसलिए अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया, आप आओ न्यूयॉर्क सारे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना राजा बिठाएंगे। वो राजा अमेरिका का नहीं होगा, वो होगा अफगानिस्तान का ही, लेकिन करेगा वो जो अमेरिका बोलेगा। तो वो राजा उन्होंने बिठाया हामिद करजाई। हामिद करजाई, ये इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स है इसके, और ये अमेरिका कहता थोड़ी है कि मैंने बिठाया है इसको, वो थोड़ी ना कहेगा, लेकिन सबको पता था ये कि अमेरिका ने ही इलेक्शंस कराए हैं यहाँ पर, और इलेक्शंस में ये जीता है, इसको अमेरिका की सपोर्ट थी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली हामिद करजाई एक अमेरिका का ही जो था वो यानी कि हामिद करजाई वो करेगा जो अमेरिका बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अंग्रेजों ने किया इंडिया में। जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके राजाओं को अपने हाथ में लिया। ठीक है, तो अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? आप बोलोगे राजा को तो फायदा हो गया, अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों को ये फायदा हुआ, उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी स्टेट से, क्योंकि स्टेट्स को हथियाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती, जीतना पड़ता, उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। राजा हाथ में आ गया तो स्टेट भी अपने हाथ में आ गई। दोनों को फायदा हुआ, राजा को भी और अंग्रेजों को भी। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस में उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। प्रिंसली स्टेट्स में उन्होंने ऐसा कर दिया। अब ये बात मैंने बताई क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जब नेशनल मूवमेंट हुई, आज़ादी की लड़ाई जब हुई, तो सिर्फ प्रोविंसेस ने ये लड़ाई लड़ी है, प्रिंसली स्टेट्स ने ये लड़ाई लड़ी ही नहीं। ये सारा पॉइंट है, मेन मुद्दा। प्रिंसली स्टेट्स ने लड़ाई ही नहीं लड़ी है आज़ादी की। क्यों? क्योंकि राजा लड़ाई लड़ता तो ये लड़ाई लड़ते बाकी के लोग। राजा अंग्रेजों के साथ था, जब राजा ही अंग्रेजों के साथ था तो वहां से फ्रीडम स्ट्रगलर्स कैसे निकलते? ठीक है, तो फिर लड़ाई किसने लड़ी? जो प्रोविंसेस थे, बंगाली। आप देखोगे फ्रीडम स्ट्रगल में बंगाल का नाम बहुत आता है ना। आप देखोगे पंजाब का नाम सबसे ऊपर आता है। जलियांवाला बाग मैसेकर, सबसे बड़ा मैसेकर पंजाब में हुआ। लाला लाजपत राय पंजाब का लीडर, वो मरा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों पंजाब से थे। आप यहाँ पे अंडमान निकोबार जाओगे, वहाँ पे देखोगे कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल थी, काला पानी। वहाँ पर अब लिस्ट लगी हुई है कि जिनको फांसी लगी है, उनमें से जब हमने देखा 90% जो थे वो सिख थे और 10% बंगाली थे, या 80-20 की रेशो होगी। ठीक है, लेकिन बाकी मेरे को कोई गुजराती नहीं दिखा, कोई और किसी प्रिंसली स्टेट का नहीं दिखा, मेरे को कोई कश्मीरी नहीं दिखा, मेरे को कोई ऐसे और नहीं दिखा लोग। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो यहाँ के लोग बड़े जोशीले होते हैं, ये जल्दी जोश में आ जाते हैं। अभी आपने देखा किसान का जो आंदोलन पंजाब में चला, वो पटरियों पे लेट गए लोग। ठीक है, तो इसलिए ये लोग थोड़े जोशीले होते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का रूल नहीं था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स जैसा माहौल नहीं था यहाँ पे। यहाँ पर सच में अत्याचार हो रहे थे, और इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर काफ़ी फाइट मिली अंग्रेज़ों को फ्रीडम स्ट्रगलर से। तो अंग्रेज़ों ने जो चुना लड़ने के लिए, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में, अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश प्रोविंसेस में अलग तरह की सरकार चलाई, प्रिंसली स्टेट्स में अलग तरह की सरकार चलाई। ठीक है, तो दोनों में अलग तरह से सरकार चलाई। इसका मतलब कहने का ये है कि प्रिंसली स्टेट्स में फ्रीडम जो थी लोगों को,
वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। ये पॉइंट याद रखना। प्रिंसली स्टेट्स में फ्रीडम वाज मोर देन द प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट्स में फ्रीडम वाज मोर देन रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके इसी के ऊपर सारी हिस्ट्री घूमनी है, मॉडर्न हिस्ट्री। प्रिंसली स्टेट्स वर एंजॉइंग मोर फ्रीडम, ज्यादा फ्रीडम थी एज कंपेयर टू ब्रिटिश प्रोविंसेस। एक और पॉइंट लिखो, ब्रिटिश प्रोविंसेस वर हैविंग डायरेक्ट रूल। ब्रिटिश प्रोविंसेस वर हैविंग डायरेक्ट रूल, whereas the princely states were having indirect rule. Princely states were having indirect rule. Indirect rule यानी कि ब्रैकेट में लिखो थ्रू द किंग। अब इसको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज से लिंक करने जा रहा हूं। आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं ये कंसेप्ट ही पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, ताकि आगे जाके दिक्कत ही ना आए। अब अंग्रेज़ों का जो रूल था वो सिर्फ इंडिया में तो था नहीं, आपको भी पता है, बहुत सारे कंट्रीज में था। इनफैक्ट कनाडा में भी था। कनाडा में इतना बड़ा कंट्री है कनाडा, और वहाँ पर छोटा सा कंट्री यूके या ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, उसका रूल था। ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेज ब्रिटेन का रूल था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इतने बड़े बड़े कंट्रीज। इसके ऊपर यूके छोटा सा कंट्री, आई थिंक इसका कितना साइज होगा, जे&के से भी छोटा है ये यूके, पंजाब से भी छोटा है। इतने से कंट्री, इतने बड़े, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया भी आई थिंक 4th-5th नंबर पे आता है, उसका रूल। अब मैं ये बात लिंक करने जा रहा हूं प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट्स में मैंने आपको बोला डायरेक्ट रूल था कि इनडायरेक्ट रूल था? इनडायरेक्ट, यानी कि राजा के थ्रू, यानी कि अंग्रेज जो थे वो राजा को बोल देते थे कि ये करना है और राजा आगे कर देता था। तो रूल क्या हुआ? इनडायरेक्ट। यानी ब्रिटेन के अपने ऑफिसर वहां पे काम नहीं कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। रूल कौन कर रहा था? राजा। राजा के आगे लोग थे, लेकिन अब ब्रिटेन वाले अंग्रेज राजा को बोल देते थे भाई ऐसे ऐसे करना है, ये नई न्यू पॉलिसी ये आई है, तो राजा वैसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देता था विदाउट एनी क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी सेम रूल था, प्रिंसली स्टेट्स वाला ही। वहां पे भी वहां के प्राइम मिनिस्टर को बोल देते थे कि ऐसा करना है, वो कहता था ठीक है सर ऐसा करना है। सिमिलरली कनाडा में भी। अब फ्रीडम स्ट्रगल जो चली हमारे देश में, मैंने बोल दिया वो प्रिंसली स्टेट्स में तो चली ही नहीं, वो चली सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस में, बंगाल वगैरह में। वो लोग हमेशा से आज़ादी मांगते थे, आपको पता है। वो आज़ादी क्या थी? वो आज़ादी ये नहीं थी कि अब आप भारत छोड़कर चले जाओ यूके में, ये भी थी डिमांड, लेकिन ये डिमांड भारत छोड़ो वाली 1930 में आई, उसके बाद आई। उसके पहले डिमांड ये नहीं थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके पहले ये डिमांड थी कि हमें वैसी ही सरकार दे दो जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स में है या जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में है। और इस सरकार का एक नाम होता है डोमिनियन स्टेटस, कि हम जो है आपकी डोमिनियन है, हमें वो बना दो। ताकि डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि मेन पॉलिसी रिमेन्स ऑफ ब्रिटेन, मेन पॉलिसी रिमेन्स ऑफ ब्रिटेन, मेन जो पॉलिसी चलेगी वो ब्रिटेन की चलेगी, बट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑफ द लोकल रूलर। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑफ लोकल रूलर। तो ये बहुत बड़ी बात थी। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसीजंस होंगे वो लोकल रूलर ले लेगा।
अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्रॉड पॉलिसी होगी वो अंग्रेज बता देंगे कि ऐसा करना है, वो राजा वैसा ही करेगा। हम हमेशा 1930 तक, एग्जैक्ट डेट है इसकी 1929, 31 दिसंबर, मैंने 30 इसलिए बोला ताकि 31 दिसंबर थी वो 1929, जब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ये कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की डिमांड कब आई? 1929 में 31 दिसंबर में बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसको पूर्ण स्वराज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी अंग्रेजों भारत छोड़, यहां से चले ही जाओ, फिजिकली निकल जाओ। लेकिन इससे पहले ये डिमांड नहीं थी, इससे पहले ये डिमांड थी गिव अस डोमिनियन स्टेटस, स्वराज, स्वराज मांगा जाता था। स्वराज का हिंदी में मतलब स्व मतलब अपना, राज मतलब अपना रूल, अपना राज, यानी सेल्फ रूल। तो सेल्फ रूल जैसा कि प्रिंसली स्टेट में सेल्फ रूल है, वैसा ही रूल बाकी जगह भी दे दीजिए। लेकिन अंग्रेज इसके लिए माने नहीं, कभी नहीं माने। हाँ, अब आप मेरे को, जब आप आगे आगे जाके नोट्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, तब आप मेरे को एक बात बोलोगे कि सर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी वो पहली बार 1929 में नहीं आई थी, वो आई थी 1905 में। मैं कहूँगा, अभी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बट 1905 में जो पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड आई थी वो कुछ लोगों ने ही दी थी, जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट 1905 में एक्सट्रीमिस्ट्स वर द फर्स्ट ग्रुप विच डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दो ग्रुप थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट ने मांगी थी। अब देखो, एक्सट्रीमिस्ट ने पहली बार 1905 में ही ये डिमांड कर ली थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। अब अंग्रेज तो हमें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दे रहे थे, तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहां से देते? वो तो सवाल ही नहीं था, राइट। इसलिए ये डिमांड जो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की थोड़ी देर ही चली। एक्सट्रीमिस्ट सारे 1907 में अरेस्ट हो गए और 10 साल तक वो अरेस्ट ही रहे। 1915 आई थिंक 15 में बाहर आए, तिलक वगैरह। तो ये डिमांड जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की पहली बार आई तो थी 1905 में, लेकिन वही दब गई थी। तो मेन डिमांड जो जवाहरलाल नेहरू की 1929